नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कोर्ट में याचिका दायर नहीं की, किसी ने भी महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को शिकायत नहीं की। ज्ञानेश कुमार आधा सच बोल रहे थे या पूरा झूठ, हम इस वीडियो में इसकी पड़ताल करेंगे। फ्रंटलाइन और एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपने देख ली होगी। महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर अमेय तिरोडकर की रिपोर्ट पढ़कर किसी के भी होश उड़ जाने चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में 2002 और 2003 के दौरान 7 राज्यों में हुए इंटेंसिव रिवीजन को लेकर रितिका चोपड़ा की एक रिपोर्ट आई है, जिससे पता चलता है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी बात नहीं बताई। फ्रंटलाइन और एक्सप्रेस की दोनों खबरों को एक साथ देखिए, आपका सर शर्म से कुछ झुक जाएगा। पता चलेगा कि वोट चोरी का मामला कितना गहरा है। महाराष्ट्र से 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव के पहले ही चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट के सामने डुप्लीकेट वोटर को लेकर शिकायत की, मगर चुनाव अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी पनवेल के बलराम दत्तात्रेय पाटिल वोट चोरी को लेकर लगे रहे। इनके जैसे लोग ना हो तो इस देश में वोट की डकैती हो जाए और पता ना चले। फ्रंटलाइन के अमेय तिरोडकर की रिपोर्ट में महाराष्ट्र चुनाव के 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से भी पहले अपने अध्ययन से हजारों डुप्लीकेट वोटर की शिकायत निर्वाचन अधिकारियों से की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राहुल गांधी से चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, उन्होंने देने से इनकार कर दिया है। सवाल है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी से कह रहे हैं अगर 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र नहीं देंगे तो उनका आरोप निराधार मान लिया जाएगा। आपको याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर कोई कोर्ट नहीं गया। क्या वे सही कह रहे थे? चुनाव के बाद छोड़िए, चुनाव से पहले ही बलराम दत्तात्रेय पाटिल और चंद्रकांत निंबा पाटिल आयोग से लेकर कोर्ट गए। कोर्ट ही नहीं, तहसीलदार और रिटर्निंग अफसर के पास गए, जो एसडीओ होता है। इसके तो प्रमाण कोर्ट में भी मौजूद होंगे। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? इन दोनों ने जब मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो क्या सोचा होगा? क्या इनका आयोग में भरोसा बढ़ गया होगा? उस पर ज्ञानेश कुमार कहते हैं, चुनाव आयोग में भरोसा कीजिए, हम पक्ष विपक्ष नहीं हैं, समकक्ष हैं। आयोग वोटर की प्राइवेसी का हवाला दे रहा है, लेकिन अब सबको दिखने लगा है कि वोटर की प्राइवेसी के नाम पर वोट चोरों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जा रहा है। वो पकड़े न जाएं, इसलिए वोटर की प्राइवेसी की दलील दी जा रही है। कहा जा रहा है पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए जाएंगे। फ्रंट लाइन में अमेय तिरोडकर की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग को मतदाता सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज भी। कोई तरीका तो निकालना चाहिए ताकि जनता को यकीन हो कि डुप्लीकेट वोटर के इस्तेमाल से बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। बीजेपी को भी इसकी मांग करनी चाहिए। महाराष्ट्र से आने वाली रिपोर्ट बता रही है कि हर हारे हुए उम्मीदवार को अपने पोलिंग बूथ के वोटर लिस्ट की जांच शुरू कर देनी चाहिए। दुनिया के लोकतंत्र का इससे बड़ा घोटाला कहीं नहीं हुआ होगा। इसे टालने से संदेह और बढ़ता जाएगा। चंद्रकांत निंबा पाटिल शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार थे। उन्होंने भी चुनाव अधिकारी के सामने 2 अगस्त 2024 को 43,276 डुप्लीकेट वोटर की शिकायत की। कहा कि विधानसभा चुनाव में बोगस वोटिंग हो सकती है। वहां से सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में याचिका लगाते हैं। मुक्ताई नगर विधानसभा के तहसीलदार ने जवाब दिया कि किसी मतदाता के वोट का अधिकार इसलिए नहीं छीना जा सकता है कि किसी ने शिकायत की है। तहसीलदार ने चंद्रकांत पाटिल के सबूतों को अपर्याप्त माना और कहा कि इस दावे को वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि 43,276 वोटर डुप्लीकेट हैं।
यह भी कहा कि जब तक हर डुप्लीकेट मतदाता की फोटो के साथ अलग से उसका फॉर्म 7 नहीं देंगे तब तक शिकायत को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। क्या यह मुमकिन था कि हर डुप्लीकेट वोटर की फोटो और अलग से फॉर्म 7 भरकर दिया जा सकता था? जाहिर है यह सिस्टम ही इस तरह से बनाया गया है। कोई जान रहा है इसके बारे में कि पता ही ना चले कि कितने डुप्लीकेट वोटर हैं, और पता चल भी जाए तो हटाना संभव ना हो, फॉर्म ही भरता रह जाए, अदालतों के चक्कर में फंसकर रह जाए। तो क्या किसी ने इस तंत्र को ठीक से समझ लिया है और अपने हिसाब से साध भी लिया है, जिसका डर केवल विरोधी नहीं सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को भी सताता रहता होगा? इसके बाद भी शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार चंद्रकांत निंबा पाटिल हाईकोर्ट गए। कोर्ट से भी यही जवाब मिला जो जवाब तहसीलदार ने उन्हें दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि चंद्रकांत निंबा पाटिल चुनाव से पहले डुप्लीकेट वोटर को लेकर क्यों परेशान थे? उन्हें क्यों जरूरत पड़ी 43,000 डुप्लीकेट वोटर का पता करने और आयोग से लेकर कोर्ट का चक्कर लगाने की? बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा चली थी कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी उनका नाम लेती रही, लेकिन कभी ठोस तरीके से नहीं कहा शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब नतीजे आए, बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, शिंदे को 57 सीटें आई और अजीत पवार को 41। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री। चुनाव के दौरान हो सकता है कि शिंदे की पार्टी के भीतर यह आशंका रही होगी कि कहीं चुनाव में निपटा न दिए जाएं, और तरीका उन्हें पता चल गया होगा। चंद्रकांत निंबा पाटिल ने तब बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा था कि मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटर हटाने का काम बीएलओ से नहीं कराना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों से कराना चाहिए। उन्हें बीएलओ पर भरोसा नहीं था। किसे पता होता है कि किसकी गर्दन कट जाएगी और किसके सर पर ताज रख दिया जाएगा। चंद्रकांत निंबा पाटिल साधारण नेता नहीं है। उन्हें सामने आकर बताना चाहिए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने 43,000 डुप्लीकेट वोटर की शिकायत क्यों की और अब इस मामले में क्यों चुप हैं। अब मिलिए बलराम दत्तात्रेय पाटिल से, जो कांग्रेस गठबंधन के तहत पेजेंट एंड वर्कर पार्टी से पनवेल से उम्मीदवार हुए। इन्होंने भी चुनाव से पहले अपनी विधानसभा में रिटर्निंग अफसर से शिकायत की कि 25,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर हैं और रायगढ़ जिले में 85,000 से भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन मतदाता सूची से इसकी सफाई नहीं हुई और चुनाव हो गए। पनवेल में बलराम पाटिल चुनाव हार जाते हैं और मुक्ताई नगर से चंद्रकांत पाटिल चुनाव जीत जाते हैं। तो अब आपके सामने अमित तिरोडकर की रिपोर्ट के कारण दो किरदार हैं, बलराम दत्तात्रेय पाटिल और चंद्रकांत निंबा पाटिल, जिन्होंने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से बहुत पहले डुप्लीकेट वोटर का मामला उठाया था। निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की, कोर्ट भी गए। जिस दिन कोर्ट ने चंद्रकांत निंबा पाटिल की मांग ठुकराई, उसके 4 दिन बाद एसडीओ ने बलराम दत्तात्रेय पाटिल की मांग को भी निरस्त कर दिया। चंद्रकांत पाटिल चुप हो गए क्योंकि जीत गए और पता नहीं अब डुप्लीकेट वोटर के बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन बलराम पाटिल अभी तक इसकी जांच में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बिहार में सड़कों पर हैं, बार बार महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि सब इस मसले को भूल गए, मीडिया ने भी भुला दिया। लेकिन राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव में वोट चोरी को लेकर लगातार बोलते जा रहे हैं। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण दिया, जिसकी मतदाता सूची के अध्ययन में 30-40 लोगों की टीम को 6 महीने लगे। राहुल गांधी ने 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर के मिलने का दावा किया है। इनमें से 11,965 से अधिक वोटर डुप्लीकेट बताए जा रहे हैं, जबकि बलराम दत्तात्रेय पाटिल ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले रायगढ़ में 85,211 डुप्लीकेट वोटर पता लगाने का दावा कर दिया था। अकेले पनवेल में 25,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर। उनका दावा है कि इन डुप्लीकेट वोटर ने वोट भी किया होगा। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है,
ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दे, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाइयों और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। चुनाव आयोग अब घर नहीं बैठ सकता, उसे जांच को लेकर कुछ करना तो पड़ेगा। राहुल गांधी के YouTube चैनल पर ही 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 10 लाख से अधिक व्यूज मिले हैं। यह सिर्फ एक जगह की बात है, बाकी जगहों के व्यूज मिलाकर देखें तो कई करोड़ तक यह संख्या जा सकती है। फ्रंटलाइन में अमित तिरोडकर की यह रिपोर्ट बताती है कि इतने बड़े देश में कोई तो है जो इस चोरी को पकड़ चुका है और पता लगाने में जुट गया है। चुनाव से पहले और चुनाव में 50,000 से अधिक वोटों से हार जाने के बाद भी बलराम पाटिल चोरी के इस खेल के पीछे भागते रहे। जब चुनाव आयोग से डेटा नहीं मिला, रिटर्निंग अफसर ने पोलिंग बूथ के भीतर टिक लगे वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया। कहा कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए, तो कोर्ट भी गए, वहां सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके बाद भी बलराम पाटिल ने हार नहीं मानी। अपनी विधानसभा के हर पोलिंग बूथ के बीएलए से वो सूची मंगाई जिस पर राजनीतिक दल के एजेंट वोटर के नाम के आगे टिक करते हैं और उसका अध्ययन शुरू कर दिया। यह काम कहीं से आसान नहीं था। हर जगह से वोटर लिस्ट जमा करना, टिक मार्क को दूसरे पोलिंग बूथ के लिस्ट के टिक मार्क से मिलाना, ताकि पता चले सेम नाम का आदमी एक ही विधानसभा में या बगल की विधानसभा में 2-2 बार वोट तो नहीं कर रहा। बलराम पाटिल ने अध्ययन करना शुरू किया और बूथ लेवल असिस्टेंट की मार्क की हुई सूचियों से सारा खेल खोलकर रख दिया है। उनकी गिनती में अब तक 11,628 डुप्लीकेट वोट मिले हैं जो डाले गए। पनवेल विधानसभा में 574 पोलिंग बूथ हैं। अभी तक वे 490 पोलिंग बूथ का अध्ययन कर चुके हैं। 84 बूथों का अध्ययन बाकी है। पाटिल का कहना है ये आंकड़ा 17,000 से ऊपर जा सकता है। उनके आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग कह सकता है पोलिंग बूथ के एजेंट की सूची है, उसकी विश्वसनीयता हम स्वीकार नहीं करते। तब फिर चुनाव आयोग पोलिंग बूथ का टिक किया हुआ रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहा है? वोटर लिस्ट क्यों नहीं जारी की जा रही है? उम्मीदवार कहां तक एक एक बूथ का डेटा जमा करता रहेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड याद कीजिए, कैसे हजारों करोड़ का घोटाला चंदे के नाम पर किया गया जो बाद में असंवैधानिक निकला। उस समय भी इसके पारदर्शी होने की दलील मोदी सरकार दिया करती थी और यह कानून असंवैधानिक इसलिए ठहराया गया क्योंकि पारदर्शी ही नहीं था। चुनाव से पहले आयोग कहता है डुप्लीकेट वोटर का फॉर्म 7 जमा करो और उसके बाद कहता है 45 दिनों में आओ, नहीं तो मुख्य चुनाव आयुक्त हारे हुए उम्मीदवार को ताने मारते हैं। कब तक आयोग इन नियमों की आड़ लेता रहेगा और वोट चोरी करने वाले बचते रहेंगे? आखिर चुनाव आयोग भी इन्हें क्यों बचाना चाहेगा? उसे तो आगे आकर जांच करनी चाहिए। यह कौन सा प्लान है नियमों की आड़ में चोरी का कि कोई यह नहीं कह रहा कि चोर को हम पकड़ेंगे, बल्कि चोर को आप पकड़ कर लाएंगे तो हम भी चोर नहीं मानेंगे। यह कहां का न्याय है? गांव में चौकीदार रखा जाता है कि वो चोर को पकड़े, उस पर नजर रखे, और चौकीदार कह रहा है गांव से किसी ने शिकायत नहीं की इसलिए हमने चोर को नहीं पकड़ा। वोट चोरी क्या होती रहेगी? क्या चोरी से सरकार बन जाएगी और आयोग कुछ भी नहीं करेगा? सारा देश देखता रह जाएगा। अच्छा बताइए, ये जो वोट चोरी हो रही है इसके बारे में क्या सोचते हैं? वोट तो चोरी हो रही है। ऐसे सर हम हैं बीजेपी के आदमी, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर बीजेपी में हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम विरोध करें। इस धांधली को रोकना होगा आपको सर।
तो इसको कैसे रोका जाए? इसको रोका जाए, आंदोलन कीजिए, बहिष्कार कीजिए, और कैसे रुकेगा? रुक जाइए आप, एगो काम के लिए आपका काम नहीं होगा। पैसा है, उसके बाद भी डोलिए। ये हालत है, क्या धांधली है यहाँ सर। सोचिए हम 71 साल के हो गए। ठीक। सिर्फ वोट देने से जनता खुश नहीं होगी, हमको काम चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए। पार्टी कोई भी जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। आखिर महाराष्ट्र के बलराम पाटिल और चंद्रकांत निंबा पाटिल चुनाव से पहले क्यों सतर्क हुए? क्यों इन दोनों ने डुप्लीकेट वोटर का पता लगाया और शिकायतें की? क्या यह मानना होगा कि डुप्लीकेट वोटर का खेल महाराष्ट्र चुनाव में ज्यादा हुआ? फिर क्यों ना माने कि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो चुकी होगी या बिहार से भी? जिस तरह से महाराष्ट्र की खबरें आ रही हैं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी अब लौट कर देखना चाहिए। 2020 में तेजस्वी यादव की लहर चल रही थी, लेकिन नतीजा आया तो 40 सीटों को लेकर विवाद हो गया, जहां वोटों की गिनती आगे पीछे होने लगी। कई सीटों पर 3,500 से कम वोटों से और कुछ सीटों पर 1,000 से कम के अंतर पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन की हार हो जाती है। तेजस्वी यादव भी वोट चोरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ है। 2020 में वोटों की गिनती में दबाव वगैरह के आरोप के बाद उन्होंने भी इसे भुला दिया। क्या बिहार में भी डुप्लीकेट वोटर के जरिए वोट चोरी का खेल खेला गया होगा? कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। आप बताओ, 2 गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहारी कौन कौन वोट देगा? ये चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे, और बाद में ये गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी के लगातार लगे रहने के कारण वोटर लिस्ट का मामला सबके सामने आया है, वरना उनसे पहले समाजवादी पार्टी से लेकर तृणमूल ने वोटर लिस्ट की शिकायतें की, मगर उस शक को लेकर बड़ा आंदोलन नहीं किया, अन्य सीटों का अध्ययन नहीं किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा मचाया, सबूत भी रखे थे, लेकिन मीडिया ने मजाक उड़ाया। अगर इन सभी दलों ने भी खुद को झोंक दिया होता तो आज वोट चोरी की सच्चाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस और झूठी खबरों से रोकना संभव नहीं होता। हर चुनाव में आप देखेंगे कि मीडिया के जरिए माहौल बनाया जाता है, कहानी बनाई जाती है कि आरएसएस के हजारों लाखों कार्यकर्ता बूथ बूथ पर काम कर रहे हैं, ड्राइंग रूम की मीटिंग ले रहे हैं, पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, लेकिन डुप्लीकेट वोटर और संदिग्ध वोटर का मामला कुछ और कह रहा है। क्या अब इन लाखों हजारों आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बिहार में एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट सूची आई है, एक भी गड़बड़ी नहीं मिल रही? क्या इन्होंने अपनी तरफ से चुनाव आयोग में कोई शिकायत की है? इन कहानियों की आड़ में चुनाव चोरी का खेल छिपाया जा रहा था, जिसे राहुल गांधी ने सबके सामने ला दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। बलराम पाटिल ने दिखा दिया कि 15,000 से अधिक वोटर उनकी पनवेल विधानसभा में भी दर्ज हैं और पड़ोस की विधानसभा बेलापुर में भी।
इसलिए इसका ठोस जवाब आना चाहिए कि डुप्लीकेट वोटर एक विधानसभा में दो अलग अलग बूथों पर जाकर वोट दे रहा है या एक विधानसभा में वोट देने के बाद बगल की विधानसभा में जाकर वोट दे रहा है। आप केवल यह नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल एजेंट का डेटा है तो नहीं मानेंगे, आपको जांच करनी होगी। ऐसे तो हर चुनाव में चोरी हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगर खुद से बलराम पाटिल और चंद्रकांत पाटिल का उदाहरण देते तो लगता कि उनका इरादा चोरों को बचाने का नहीं है, जबकि दोनों ने निर्वाचन अधिकारी से वोट चोरी की शिकायत चुनाव से पहले की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि सूची में भले ही किसी का नाम 2 बार हो, लेकिन वोट एक ही बार पड़ता है। सभी वोटर मतदाता केंद्र पर एक ही बार वोट दे पाएंगे, लेकिन सवाल केवल एक ही बूथ पर 2 बार वोट करने तक सीमित नहीं है। एक ही विधानसभा में अलग अलग बूथों पर वोट देने और अगल बगल की विधानसभा के बूथों पर वोट देने का भी है। बलराम पाटिल ने साफ साफ लिखा है, सेम फोटो, नाम, पिता का नाम होते हुए भी अलग अलग नंबर से वोट डाला जा रहा है। और अगर एक ही बार वोट डलता है तो फिर आप सीसीटीवी भी जारी कीजिए। अगर आपकी मतदाता सूची पक्की नहीं है तो इस बात का साफ साफ प्रमाण दीजिए कि एक ही बार वोट पड़ रहा है। दूसरी बात यह है, ऐसी गलती आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं? आपको नहीं करनी चाहिए। एक बात जो मैं आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि मतदाता सूची एक विषय है और मतदान करना दूसरा विषय है। मतदाता सूची में किसी का नाम गलत आ सकता है। अगर बूथ लेवल ऑफिसर से गलती हुई हो या राजनीतिक दलों ने उस पर ध्यान न दिया हो तो किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत आ सकता है। शायद ही किसी भी मतदान केंद्र में उस लेवल का परफेक्शन एसआईआर से पहले न रहा हो जहां की इस तरह की त्रुटियां न रही हो। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। आप खुद भी चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। सवालों के हिसाब से देखिए कि जवाब दिया जा रहा है या नियमों की आड़ में चोरों को बच निकलने का मौका मिल रहा है। हत्या का मुकदमा भी 20 साल बाद सामने आता है तब चलता है, तो वोट चोरी की जांच चुनाव के 1 या 2 साल बाद आने पर क्यों नहीं हो सकती? आयोग अपनी तरफ से क्यों नहीं कर सकता है? चुनाव आयोग की साख दांव पर नहीं है, भारत का लोकतंत्र दांव पर है। यह हेडलाइन भी 22 अगस्त 2025 के इंडियन एक्सप्रेस की है। बिहार में 2003 में एसआईआर कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसके आदेश की कॉपियां, उस समय के नियमों की पुस्तिकाएं किसी के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी सवाल उठा कि आयोग इसे पब्लिक क्यों नहीं कर रहा। एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा ने 2003 की प्रक्रिया से जुड़े आयोग के पूर्व अधिकारियों से बात की है और आयोग के दावों की पोल खोल दी है। 2003 में 7 राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम 8 महीने तक चला। बिहार में यही काम 3 महीने में कैसे हो सकता है? 2003 में नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया, केवल 2002 की मतदाता सूची में नाम को ही पर्याप्त समझा गया। यहां तक कि वोटर आई कार्ड को भी प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया गया। इस बार नहीं किया जा रहा। यह बात चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं की कि 2003 में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में 8 महीने लगे। बिहार में क्यों 3 महीने में यह काम किया जा रहा है? इंडियन एक्सप्रेस एक महत्वपूर्ण अखबार है। रितिका चोपड़ा ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है तो जवाब नहीं दिया गया। चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब दे रहा है? वह तो सबका है। क्या उसका इंटरेस्ट इस बात में नहीं कि उसका पक्ष भी जनता के बीच जाए? फिर क्यों नहीं जनता के बीच संदेह हो कि सच्चाई छुपाई जा रही है? कब से 2003 के मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े कागजात मांगे जा रहे हैं? आयोग जारी क्यों नहीं करता? अगर सारे सवालों का जवाब यही है कि क्या फर्क पड़ता है, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सरकार बननी थी, बन गई, तो आयोग को एक बार सोचना चाहिए। बात एक सरकार की नहीं है,
उस लोकतंत्र की है जिसे हासिल करने के लिए लोगों ने 150 साल से अधिक समय तक लड़ाइयां लड़ी और अपनी जान दी है। वहां वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं तो चुनाव आयोग को आरोप लगाने वालों से ज्यादा परेशान होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से जांच कर जनता को भरोसा देना चाहिए कि उसके रहते ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो नहीं रहा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।